एक आदमी हॉस्पिटल में कोमा से जागता है। असल में उसे फ्यूचर में पूरे 40 साल बाद पाया गया था। पास्ट में एसीओ एक मॉन्स्टर जैसा था। उसकी टीम बैटल हार रही, इसलिए वह अकेले ही अंदर चला गया। सब लोग डर गए थे। उसने उनसे कहा कि उन्हें बस उसकी कहानी को एक ग्रेट हीरो की तरह एक बुक में लिखना है। इसके बाद एसीओ ने खुद को और बाकी सभी को सील कर लिया और दशकों तक अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा। लेकिन 20 साल बाद वह हॉस्पिटल में जागा। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, मगर वह खुद बिल्कुल वैसा ही था। जब सेओ ने अपना स्टेटस चेक किया तो वह शॉक हो गया। अप्रेजल और थ्रो एबिलिटीज चोरी हो चुकी, लेकिन एक नई इंसेंस स्किल अवेकन हो चुकी थी, इमोर्टैलिटी। मतलब अब वह डेथ से इम्यून था। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही रूल करते हैं। आम इंसान अपनी डेली लाइफ में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे अकेले नहीं हैं। सड़क पर एक आदमी हुड पहने किसी फिगर से टकरा जाता है और उसे ध्यान से चलने को कहता है। तभी पता चलता है कि अर्थ पर एक और सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही है। यह बड़ा सिविलाइजेशन थी, अंडरग्राउंड रहने वाले ह्यूमंस की, सरफेस पर रहने वालों से अलग एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन जो एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ सामने आई। बड़ा सिविलाइजेशन की अचानक इन्वेजन से केओस फैल गया। ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के खतरे में आ गई। ह्यूमंस ने काउंटर अटैक किया, लेकिन उनके वेपन्स किसी काम के नहीं थे। ये क्रीचर्स अपनी मिस्टीरियस पावर्स से खुद को डिफेंड कर लेते थे, यहाँ तक कि मिलिट्री ग्रेड वेपन्स भी बेअसर थे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदली। बड़ा की अजीब पावर्स का असर ह्यूमंस पर पड़ने लगा और कुछ लोगों में स्पेशल पावर्स डेवलप हो गईं। वे एस्पर्स बन गए। ऐसे स्पेशल पावर्स वाले ह्यूमंस ने बरस के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के डंजियंस को एक एक करके क्लियर किया गया और ह्यूमैनिटी की होप की फ्लेम जल उठी। आखिरकार फाइनल डंजियन का गेट खुला। स्प्रिंग 2005 में दुनिया के 7 बेस्ट एस्पर्स इकट्ठा हुए। उन्होंने फाइनल डंजियन यानी बरोअर्स बेस पर अटैक किया और लॉन्ग वॉर खत्म कर दी। इसके बाद उन्हें ह्यूमैनिटी को बचाने वाले 7 हीरोज कहा गया। फेम, कैमराज, लिमोजिन, वेल्थ और ऑनर सब मिला, लेकिन एक व्यक्ति सायोमन याउप कभी वापस नहीं लौटा। 7 हीरोज का लीडर इन रिवॉर्ड्स को एंजॉय नहीं कर पाया। उसके नाम पर एक स्टैचू अनवेल की गई। जो हीरोज बचे वे सेलिब्रिटीज बन गए और जो गिर गया वह लेजेंड बन गया। फिर 17 साल बीत गए। सेउल के इंटरनेशनल बैटल अरीना में एक क्रिटिकल मोमेंट अनाउंस किया गया। फ्रांस ने कोरिया पर अटैक किया था और कोरियन कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट नहीं कर पा रहे। कल्प्रिट का नाम बताया गया, नाथन बर्नर। वह अकेले ही अपोजिंग टीम को स्लॉटर कर रहा था। उसने अपोनेंट को जमीन पर पटक दिया। नाथन ने सिंगल हैंडेडली 6 किल्स ले लिए। एक आदमी ब्रॉडकास्ट देखते हुए सोचता है कि इंटरनेशनल लीग बनने के बाद क्या कभी ऐसा प्लेयर रहा है। कमेंटेटर्स कहते हैं कि वह इस एरा के टॉप 3 एस्पर्स में से एक है और नेशनल टीम हार के करीब है। कोरिया का आखिरी प्लेयर बेखयान था। जीत की उम्मीद कम होने के बावजूद वह सीधे नाथन पर चार्ज करती है। वह अपने सिग्नेचर विप से फ्रंटल अटैक करती है। ऑडियंस और कोच ध्यान से देखते हैं। नाथन कहता है कि 7 हीरोज में से एक की बेटी से यही उम्मीद थी, लेकिन वह इस टीम के साथ कभी नहीं जीत सकती। काउंटर अटैक में नाथन उसे हरा देता है। कोरिया हार जाता है। नेशनल टीम एक भी प्लेयर को डिफीट नहीं कर पाती। मैच का MVP नाथन बर्नर्ड बनता है। क्राउड दुख जताता है, याद करता है कि कभी कोरियन एस्पर्स ने पूरे एरा पर राज किया था। कोच सोचता है कि उन्होंने कई डंजियंस क्लियर किए, लेकिन नए टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। यह डिफीट कोच बेकजा के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी। यह उस देश के लिए डिस्ग्रेस था जिसने सेमेन याप और बेक जो जैसे हीरोज दिए थे। वह रेलिंग पकड़ लेता है। कमेंटेटर्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम के सामने भी परफॉर्मेंस पैथेटिक थी। ऑनलाइन मैसेजेस में पब्लिक का गुस्सा दिखता है। लोग पूछते हैं कि कोच जो खुद 7 हीरोज में से है क्यों नहीं खेला। क्राउड बू करता है, इंसल्ट्स देता है, नई नेशनल टीम मांगता है और कहता है कि बेकहयान ही अकेली प्लेयर है। एक स्पेक्टेटर चिल्लाता है कि उसने ऐसा मैच देखने के लिए पैसे नहीं दी। बेक जो एम्प्टी गेम पॉड्स देखता है और इस मैच पर अफसोस करता है। नेशनल टीम के हेड कोच के रूप में उसका तीसरा गेम भी हार में खत्म हो। प्लेयर मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट करती है और कहती है कि क्राउड का मैसेज यही था कि हा को छोड़कर सब रिप्लेसेबल है। वह सोचती है कि क्या कोरियन एस्पर्स की फेमस विल पावर और स्ट्रेंथ अब पास्ट की बात हो गई है। कोच हॉलवे में चलता है और कहता है कि उनकी मेंटालिटी और स्किल लेवल लो है और बेस्ट लोग कब के जा चुके हैं। फिर वह खुद से कहता है कि बेस्ट इसलिए चले गए क्योंकि वे मर चुके हैं। वह बीच हॉलवे में रुकता है, साय करता है और योब का नाम लेता है। वॉल पर लगी पुरानी फोटो को देखता है और कहता है कि काश उसका दोस्त आज भी जिंदा होता। तभी कोई दरवाजे पर आकर बताता है कि इंटरव्यू के लिए जाना है। सब लोग वेट कर रहे हैं। कोच साय करता है और कहता है कि वह जाकर सिटीजन्स से अपोलोजाइज करेगा। वह यंग मैन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि यही वजह है कि उसे कोच बनाया गया। जे कहता है कि इस टीम के साथ जीतना इम्पॉसिबल है, ये बहुत वीक हैं और सही मेंटालिटी नहीं है। असिस्टेंट आर्ग्यू करता है कि अभी शुरुआत है,
लेकिन जे कहता है कि इंटरव्यू में रेजिग्नेशन दे देगा। वह दरवाजे की तरफ चलता है और सोचता है कि अगर स्योमन याउप उस दरवाजे से अंदर आ जाए तभी कुछ हो सकता है, वरना नेशनल टीम होपलेस है। वह खुद से कहता है कि वह यह चांस नहीं खो सकता, लेकिन फिर तय करता है कि इस बार सच में रिजाइन करना हो। तभी उसकी जैकेट पॉकेट में फोन रिंग होता है। कॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट का था। वह सोचता है कि शायद लेक्चर देने के लिए होगा। कॉल उठाते ही प्रेसिडेंट पूछता है क्या उसने न्यूज सुनी है। जे जवाब देता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल टीम हार गई और देश की बेइज्जती हुई, लेकिन प्रेसिडेंट इसे नकार देता है और कोच पूछता है कि आखिर बात क्या है। न्यूज सुनकर कोच शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। तभी आसमान से एक पोर्टल से बहुत तेजी से एक फिगर नीचे गिरती है। वह फिगर एक भीड़ भाड़ वाले स्क्वायर के बीच आकर गिरती है। लैंडिंग का इम्पैक्ट आसपास के लोगों को चौंका देता है। ग्वांग वामन स्क्वायर में लोग चिल्लाने लगते हैं कि एडमिरल येजून शिन और किंग सजंग दी ग्रेट स्टैचूज के पास आसमान से कोई आमो पहने आदमी गिरा है। तीसरी स्टैचू उस आदमी की थी जिसने अपने 6 साथियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, और उसी टूटी हुई स्टैचू के बेस पर खुद सायोमन याप बैठा हुआ था। क्राउड उसे फिल्म करने लगता है और लोग उसका नाम चिल्लाकर कंफर्म करते हैं कि यह सच में सायोमन योप है। फोन पर प्रेसिडेंट चिल्लाता है कि क्या वह बहरा है और उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। उसी स्टैचू के सामने जिसे उसकी याद में बनाया गया था, हीरो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। प्रेसिडेंट फिर बड़ी खबर अनाउंस करता है कि सी योप जिंदा वापस लौट आया है। फ्लैशबैक में सी याउप अकेले शैडो क्रीचर्स की एक भीड़ के सामने खड़ा है। वह शील्ड से एक मॉन्स्टर के पावरफुल अटैक को रोकता है। अनगिनत दुश्मन उस पर टूट पड़ने के लिए दौड़ते हैं। वह आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। शैडो क्रीचर्स उसे घूरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डंजन के डोर्स उसके पीछे बंद हो जाते हैं और वह कंफर्म करता है कि डोर्स सील हो चुके हैं। अकेला वह मॉन्स्टर्स की आर्मी और उनके मास्टर का सामना करता है और बैटल के लिए तैयार होता है। डंजन मास्टर ऊपर से उसे देखता है और फाइट टू द डेथ का आदेश देता है। तभी अचानक एक आदमी हॉस्पिटल के बेड पर हड़बड़ाकर उठ बैठता है और सांस लेने लगता है। एक वुमन कमरे में आती है और कहती है कि वह आखिरकार जाग गया है। वह सिर पकड़कर पूछता है कि वह कहाँ है। नर्स बताती है कि वह हॉस्पिटल में है और पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। वह सुनी हुई बातों से कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर यह जानकर शॉक होता है कि साल 2021 है, 2005 नहीं। वह बेचैनी में कहता है कि वह तो 2005 में फाइनल डंजन में गया था। वुमन कहती है कि उसे करंट सिचुएशन समझानी पड़ेगी और वह टेलीविजन चलाकर उसे देखने को कहती है। न्यूज एंकर दिन की खबरें पढ़ता है जिसमें स्योमनम याउप पर रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 7 हीरोज का लीडर 17 साल बाद जिंदा लौट आया है। जर्नलिस्ट बताता है कि वह आसमान से गिरा और अनकॉन्शियस हालत में मिला, लेकिन इंजरीज मामूली थीं। खबर में यह भी कहा जाता है कि 17 साल में उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की वजह से हुआ। रिपोर्ट खत्म होने के बाद वह पूछता है कि क्या सच में 17 साल गुजर गए, क्योंकि उसके लिए तो बस कुछ दिन ही बीते थे। नर्स कंफर्म करती है और बताती है कि इसी वजह से बाहर बहुत हंगामा है। वह खिड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि रिपोर्टर्स उसके आने के बाद से बाहर डटे हुए हैं। वह जर्नलिस्ट्स की भीड़ को देखकर कहता है कि 17 साल बाद भी कुछ चीजें नहीं बदलीं। वह मिरर मांगता है और नर्स ला कर देती है। वह मिरर में देखकर समझ जाता है कि वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हुआ। वह सोचता है कि 47 साल की उम्र में ऐसा दिखना इम्पॉसिबल है और सवाल करता है कि क्या यह सच में 17 साल बाद की दुनिया है। तभी उसे अचानक याद आता है और वह घबराकर अपने पैसों के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि उसकी विल के अनुसार सब कुछ बच्चों के फंड में डोनेट कर दिया गया था। वह निराश हो जाता है और फिर घर के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह सोमुन याउप्स हाउस नाम का म्यूजियम बन चुका है। फिर वह कार के बारे में पूछता है जो चैरिटी ऑक्शन में बेच दी गई थी। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि अब वह म्यूजियम में तो रह नहीं सकता और वह होमलेस और पेनीलेस हो गया है। स्मैन याप अफसोस करता है कि अगर उसे पता होता तो वह कुछ अपने लिए बचा लेता। नर्स उसे तसल्ली देती है कि कोई उसे छोड़ने वाला नहीं है और मिस्टर बाइक जेजो ने पहले ही कांटेक्ट कर लिया है और वह जल्दी हॉस्पिटल आने वाला है। वह मान जाता है और नर्स कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ रही है और जरूरत हो तो बेल बजाने को कहती है।
अपनी आंखों से देखने के बाद भी वह इस सब पर यकीन नहीं कर पा रहा होता और सोचता है कि डिटेल्स बाद में जे से पूछेगा। फिलहाल वह अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करने का फैसला करता है और अपनी स्कैनर आइज एबिलिटी एक्टिवेट करता है। यह वही एबिलिटी थी जिसने उसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाया था और जिससे वह किसी टारगेट की पूरी इंफॉर्मेशन एनालाइज और विजुअलाइज कर सकता था। वह न सिर्फ करंट एबिलिटीज देख सकता था बल्कि फ्यूचर में अवेकन होने वाली डोमेंट पावर्स भी डिटेक्ट कर सकता था। इसी वजह से वह सबसे तेज ग्रो कर पाया और करियर की शुरुआत में ही डंजियन रेड्स लीड कर सका। उसे याद आता है जब एक यंग मैन ने उसे अपना प्यूपल बनाने की भीख मांगी। वही यंग मैन जे था जो आगे चलकर 7 हीरोज में शामिल हुआ। सेमेन याउप ने एनालाइज करके पहले उसे फेलियर समझा लेकिन बाद में उसका डेवलपमेंट पोटेंशियल बहुत ज्यादा पाया। वह उसे एक्सेप्ट करता है और वॉर्न करता है कि सर्वाइवल की गारंटी नहीं है, जिस पर वह युवक पूरी कोशिश करने का वादा करता है। प्रेजेंट में वापस आकर वह अपनी ही एट्रीब्यूट्स एनालाइज करता है और देखता है कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड सब पहले जैसे ही हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी 110 दिखती है। वह हैरान होता है क्योंकि ह्यूमन स्किल लेवल की लिमिट 100 होती है। तभी उसे स्टेटस में कुछ और दिखता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी है जो पहले नहीं थी, इमोर्टैलिटी। वह सोचता है कि इतनी पावरफुल एबिलिटी कैसे हो सकती है क्योंकि नई एबिलिटीज खास सर्कमस्टेंसेस में ही डेवलप होती हैं। वह अंदाजा लगाता है कि शायद यह उसे आखिरी डंजन फाइट में मिली होगी। तभी एक तेज आवाज उसका ध्यान तोड़ देती है और कोई उसे योप कहकर पुकारता है। दरवाजे पर बिग जो अचानक दिखाई देता है। सोम याउप सामने खड़े आदमी को देखकर पूछता है कि क्या वह जे है। आंखों में आंसू लिए जे कहता है कि वह सच में वापस आ गया है। याप कहता है कि वह अब बहुत कमजोर हो गया है। जे आंसू पोंछते हुए कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि सब कुछ शांत रहा। बाद में रूफटॉप पर याप पूछता है कि क्या वह रोना बंद कर चुका है। जे कहता है कि बूढ़ा होने तक इंतजार करने को, क्योंकि आंसू अपने आप निकल आते हैं। लेकिन याप कहता है कि वह अभी जवान है और यह सब नहीं जानता। फिर याप टॉपिक बदलकर पूछता है कि क्या उसने अपना वादा निभाया। जे पूछता है कौन सा वादा, तो याप उसकी बायोग्राफी की याद दिलाता है और तब जे को याद आता है। वह बताता है कि उसने फैंटेसी नॉवेल्स के लिए फेमस एक घोस्टराइटर हायर किया था और याउप मजाक में पूछता है कि क्या स्टोरी उसके अंडे से निकलने से शुरू होती है। बुक के अलावा डॉक्यूमेंट्री और फिल्म ने उसे एक मिथिकल गॉड जैसा बना दिया और खराब प्लॉट होने के बावजूद सब वायरल हो गया और मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस हिट बन गई। इस पर याप बस पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वह कहता है कि उसे लगा था कि वह डंजन में मर गया, लेकिन 17 साल बाद हॉस्पिटल में जाग गया और उसे पता है कि वह पागल नहीं है। फिर भी यह सब स्वीकार करना मुश्किल है और हालात को और खराब बनाने वाली बात यह थी कि उसने दुनिया को बचाया था, लेकिन अब वह गरीब और बेघर था। जेजेओ उसे तसल्ली देता है कि दोस्त इसीलिए होते हैं और वह पैसों के मामले में उसकी मदद करेगा। याप कहता है कि वह सच में बड़ा हो गया है और पूछता है कि क्या उसने इन 17 सालों में पैसे कमाए और कोई बिजनेस शुरू किया। उसका दोस्त बताता है कि उसने डंजन्स से रिवॉर्ड मनी कमाया और इंसान कितना ही खा ले या आराम कर ले उसकी भी एक लिमिट होती है। वह हैरानी से पूछता है कि उसके जैसा क्लूलेस आदमी बिजनेस चलाते हुए बैंकरप्ट कैसे नहीं हुआ। जे मान लेता है कि उसने भी यही सोचा था, इसलिए उसने सब कुछ संभालने के लिए एक प्रोफेशनल हायर कर लिया था। याप फिर पूछता है कि क्या वह अब अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसके पास जॉब है। क्यूरियोसिटी में याप पूछता है कि वह क्या करता है। जे बताता है कि वह कोच है, नेशनल टीम का हेड कोच। याप पूछता है कि उसने इतना धीरे क्यों कहा और किस तरह का कोच है, लेकिन जे उसे थोड़ा रुकने को कहता है और अपना फोन दिखाता है। फोन में चल रहा मैच दिखाते हुए वह देखने को कहता है। याप स्क्रीन पर इमेजेस देखता है और पूछता है कि क्या ये वही डंजन्स नहीं है जिन्हें उन्होंने रेड किया था और क्या वे गायब नहीं हो चुके थे। जे समझाता है कि यह एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जिसे बैटलग्राउंड कहते हैं। इसमें वर्चुअल रियलिटी डंजन्स बनाए जाते हैं और दो टीम्स आपस में लड़ती हैं। वो के बाद एस्पर्स को इस्तेमाल करके यह नया बिजनेस शुरू किया गया जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। याप कहता है कि यह बच्चों के खेल जैसा लग रहा है, लेकिन जे बताता है कि ऐसा पूरी तरह नहीं है क्योंकि टॉप प्लेयर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो 7 हीरोज के बराबर हैं और बैटलग्राउंड वर्ल्ड कप रैंकिंग किसी भी नेशन की प्राइड होती है। याप पूछता है कि कोरिया की रैंकिंग क्या है। जे सवाल सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह बूढ़ा होकर बहरा हो गया है। याप फिर से वही सवाल दोहराता है और तर्क देता है कि कोरिया में तो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पर्स थे, इसलिए रैंकिंग हाई होनी चाहिए। जे सच बताते हुए कहता है कि कोरिया लास्ट प्लेस पर है और यह सुनते ही याप का कप हाथ से गिर जाता है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। फिर याप बस इतना पूछता है कि क्या। वह कहता है कि जब कोई बड़ा ईविल खत्म हो जाता है तो उसे हराने वाला ही अगला ईविल बन जाता है।
कार के अंदर सोम याउब बेक जे से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। बेक जे समझाता है कि इसी वजह से बैटलग्राउंड में उनका देश कमजोर हो गया, जिससे याउब को यह बात बेकार लगती है। फिर वह खुद अंदाजा लगाता है कि वॉर के बाद ऊपर बैठे लोग एस्पर्स से डरने लगे होंगे और उन्हें लगा होगा कि उन्हें चैलेंज किया जाएगा, और वह कहता है कि वे लोग कभी नहीं बदलते। जे आगे बताता है कि इसी कारण बैटलग्राउंड को रिस्ट्रिक्ट किया गया और देश ने सारे स्ट्रॉन्ग एस्पर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, खुद उसे भी। याप कहता है कि वह समझ सकता है कि आगे क्या हुआ होगा। वह मान लेता है कि सारे स्ट्रॉन्ग कोरियन एस्पर्स बाहर चले गए होंगे एथलीट या कोच बनने के लिए। बेक जे जो हंसते हुए कंफर्म करता है और कहता है कि उसे उन स्काउंड्रल्स की टांगें तोड़ देनी चाहिए थीं जो पहले उनका इस्तेमाल करना चाहते थे। याप उसे याद दिलाता है कि उसने ऐसा करने की बजाय मंत्रियों और प्रेसिडेंट्स से बहस की थी, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि वे लोगों का फायदा उठाएं। रियर व्यू मिरर में देखते हुए बेक जे कहता है कि उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ा और एथलीट्स का एवरेज लेवल बहुत लो है। वह सोम याप की तरफ मुड़कर बात जारी रखना चाहता है, लेकिन याप उसे तुरंत नो कहकर रोक देता है। जे शिकायत करता है कि उसने बोलने भी नहीं दिया, लेकिन याप पहले ही जानता है कि वह उसे बैटलग्राउंड में उतरने के लिए कहना चाहता है और कहता है कि उसके प्राइम टाइम में यह वेस्ट होगा। सेमेन याउब जवाब देता है कि यह वेस्ट नहीं है और वह अब एस्पर की तरह जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसने वह जिंदगी लास्ट डंजन में खत्म कर दी थी। जे फिर भी जोर देता है कि अब यह सिर्फ एक स्पोर्ट है। याप पलटकर कहता है कि उसने कभी जिम्मेदारी महसूस नहीं की और पूछता है कि क्या वह किसी और के लिए लड़ने वाला इंसान लगता है। वह समझाता है कि बचपन में वह सिर्फ सर्वाइव करने के लिए लड़ा और एस्पर बनने के बाद पहचान पाने के लिए जिया, और अब वह बस अपने लिए जीना चाहता है। वह कहता है कि मीडिया पागल हो जाएगी और हेडलाइंस चलेंगी कि दुनिया को बचाने वाला हीरो कोरिया को फिर से बचाने आया है, और सब उससे उम्मीदें लगाने लगेंगे। बेक जे आखिरी बार पूछता है कि क्या वह सच में बैटलग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं है। सोमुन याउब साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे यह सर्कस जैसा लगता है। जे आह भरते हुए कहता है कि वह समझता है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। याप चुपचाप उसे देखता रहता है। तभी बेक जे कहता है कि देश के एस्पर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, जिस पर सोमुन याउब पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जे जवाब देता है कि उनके पास अभी भी उसके जैसी एस्पर है। सड़क पर लगे बिलबोर्ड पर बेखा की इमेज दिखाई देती है और याउब कहता है कि वह बहुत खूबसूरत है। तभी बेक जहो बताता है कि वह उसकी बेटी है। याउब हैरान हो जाता है और हा को 6 साल की बच्ची के रूप में याद करता है, लेकिन जहो सुधारता है कि 17 साल गुजर चुके हैं और वह अब 23 साल की है। याउब बात संभालने की कोशिश करते हुए कहता है कि वह खूबसूरत है और समय कितनी जल्दी गुजर गया। अब भी उसके चेहरे में बचपन की झलक दिखती है। जहाँ उसे रुकने को कहता है और वह माफी मांग लेता है। कार रात के आसमान के नीचे सड़क पर आगे बढ़ती है और आखिरकार वे एक बड़े मॉडर्न हाउस के सामने पहुंचते हैं। बाइक जहाँ की पत्नी हंसी बाहर आती है और याउब को नाम लेकर बुलाती है। वह खुशी से कहती है कि वह इतने समय बाद वापस आया है। याउब जवाब देता है कि उसके लिए तो सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। वह मजाक करता है कि वह 1 हफ्ते में ही बूढ़ा हो गया और हंसी हंसते हुए उसे सिली कहती है। वह अपने पति से कहती है कि वह ड्राइव करके थक गया होगा, लेकिन वह कहता है कि 17 साल से मरे हुए समझे गए दोस्त के लिए इतना करना तो बनता है। इस सब को देखते हुए याउब सोचता है कि अब यह बात धीरे धीरे उसे समझ आने लगी है कि वह सच में जिंदा बच गया और लौट आया है। वह महसूस करता है कि यह एक पीसफुल वर्ल्ड है जहां न वॉर है न डंजियंस, और उस घर के सामने खड़े होकर वह सोचता है कि अब वह अपनी जिंदगी में क्या करेगा। फिलहाल वह थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला करता है और रिमोट उठा लेता है। सोफा पर लेटकर सोमन याप सोचता है कि कुछ अच्छा आ रहा है या नहीं। तभी स्क्रीन पर कुछ देखकर वह चौंक जाता है। वह उठ बैठता है और स्टेयर्स टू हेल का रीप्ले देखता है और एंडिंग जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। मुट्ठी भींचकर वह कहता है कि यही है। फिर याउब कहता है कि यही वजह है कि वह जिंदा बचा। बेक जो कमरे में आता है और उसे यह कहते हुए सुनता है कि वह स्नैक्स के साथ पूरी सीरीज बिंज वॉच करेगा। वह यह भी जोड़ता है कि 2005 के बाद जो भी शोज मिस हुए हैं वह सब देखेगा। यह सुनकर जे हैरान रह जाता है और भागकर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह सच में घर पर बैठकर सारे शोज देखने वाला है। सोमुन उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था जो मन करे करो। जे मजबूरी में मान जाता है, लेकिन फिर बेक जे कर्टन हटाकर दिखाता है कि रिपोर्टर्स कई दिनों से बाहर खड़े हैं
और जब तक उसे देख नहीं लेते जाएंगे नहीं। याप सोफा से उठकर खिड़की की तरफ जाता है और बाहर रिपोर्टर्स की भारी भीड़ देखता है। वह पलटकर उन्हें अनोइंगली चिस कहता है। कोई और रास्ता न देखकर वह आखिरकार खड़ा होता है और अंत में स्योमन याउब जे को आदेश देता है कि अगले दिन के लिए रिपोर्टर्स को इकट्ठा किया जाए। वह यह भी जोड़ता है कि वह सबको इकट्ठा करेगा ताकि उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर जाने को कह सके। अगले दिन एक बड़ी इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए कैमरास चमकते हैं। सियन याउब और बायक जे जो मंच पर आते हैं और रिपोर्टर्स कहते हैं कि वह शांत लग रहा है और इवेंट उम्मीद से जल्दी हो गया। अनाउंसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की घोषणा करता है और याउब कैमरों की फ्लैशेस के सामने खड़ा होता है। माइक्रोफोन पकड़कर वह अपना परिचय देता है और कहता है कि जैसा सब देख सकते हैं वह वापस आ गया है और यह हालात उसके लिए भी उतने ही अजीब हैं जितने सबके लिए। उसके बगल में जहो राहत महसूस करता है और सोचता है कि इस बार वह सिचुएशन सही तरह से संभाल रहा है। लेकिन याप आगे कहता है कि वह बिल्कुल भी आभारी नहीं है और सब लोग अपने सवाल पूछ लें और फिर उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। जाहू समझ जाता है कि वह बिल्कुल नहीं बदला और कहता है कि सवाल एक करके लिए जाएंगे। जब उससे पूछा जाता है कि वह फाइनल डंजन से कैसे लौटा तो स्मैन याप जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता और वह बस हॉस्पिटल में जाग गया था। फिर वह पिछले 17 सालों की कोई याद होने से इनकार करता है। कहता है कि उसका बाकी हीरोज से कोई संपर्क नहीं रहा और वह अपनी संपत्ति वापस लेने का इरादा भी नहीं रखता। वह अगला सवाल मांगता है और हाथ उठाए रिपोर्टर की तरफ इशारा करता है। रिपोर्टर पूछता है कि क्या उसने कोच बकजे के साथ बैटल ग्राउंड के बारे में सुना है और योफा में जवाब देता है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या वह बैटल ग्राउंड प्लेयर बनने की योजना रखता है। रिपोर्टर्स में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। बिग जो बस देखता रहता है क्योंकि वही सवाल पूछा गया जिसका उसे इंतजार था। सुमेनोप साफ कहता है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रिपोर्टर वजह पूछता है तो वह बस कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रिपोर्टर उकसाते हुए पूछता है कि क्या उसे कॉन्फिडेंस की कमी है। स्क्रीन पर स्मैन याप उंगली दिखाते हुए कहता है कि वहां कमी सिर्फ उसके सिर के बालों की है। वह कहता है कि बैटल ग्राउंड उसे मजेदार नहीं लगता और वह लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए क्लाउन नहीं बनेगा। याप कहता है कि उसे उम्मीद है सबकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई होगी क्योंकि वह अब किसी तरह की हरासमेंट नहीं चाहता और फिर सबको गुड बाय कहता है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है बेक जहो सबको आने के लिए धन्यवाद देता है। तभी एक रिपोर्टर उन्हें रुकने को कहता है और एक आखिरी सवाल पूछने की इजाजत मांगता है। वह जेरल्ड वॉकर नाम के प्लेयर का जिक्र करता है जिसने कहा था कि याउप उसके लेवल का नहीं है और पूछता है कि वह इस बारे में क्या सोचता है। सोमेनो थोड़ी देर चुप रहता है और बस जेरल्ड वॉकर का नाम दोहराता है। रिपोर्टर बताता है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स का फेमस प्लेयर है और टैंकर पोजीशन की प्राइड माना जाता है। याउप पूछता है कि क्या वह सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। रिपोर्टर जवाब देता है कि टॉप पर 3 ग्रेट प्लेयर्स हैं, नाथन बर्नर्ड फ्रांस से, रॉय मायर आयरलैंड से और डैनियल मैंस जर्मनी से। वह साफ करता है कि वॉकर स्किल्ड है लेकिन टॉप 3 में नहीं है। स्मैन याप आह भरते हुए कहता है कि उसे समझ आ गया है कि 17 साल बीत चुके हैं। फिर वह वॉकर को मैसेज देता है कि अगर वह टॉप 3 में भी नहीं है तो इतना घमंडी न बने और यह भी कहता है कि अगर वह बैटल ग्राउंड की जगह असली लड़ाई चाहता है तो सामने आकर मिले। फिर योप उंगली उठाकर घोषणा करता है कि वह उसे खुद बैकयार्ड में दफना देगा। दूसरी तरफ एक बड़े टेलीविजन पर यह ब्रॉडकास्ट देखा जा रहा होता है। प्लेयर एजेंसी का सीईओ जाचारी वुड वॉकर से पूछता है कि क्या उसने यह सुना। तभी एक हाथ रिमोट कंट्रोल तोड़ देता है। वॉकर वुड का नाम चिल्लाता है और तुरंत कोरिया के लिए जेट तैयार करने का आदेश देता है। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ ऑफिशियल मैच अनाउंस कर दिया जाता है। फोन पर बाइक जय हैरान होकर पूछता है कि इतना अचानक यह सब कैसे हो गया। सेमेन याप शोर की शिकायत करता है और बाइक जहो को बाहर जाने को कहता है। वह मान जाता है। याप कहता है कि उसे टीवी सुनाई नहीं दे रहा और पूछता है क्या हो रहा है। बाइक जहो उसे 2 हफ्ते बाद होने वाले मैच की जानकारी देता है। याप बस कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। बेक जे उसे जेरल्ड वॉकर का नाम लेने के लिए दोष देता है। सियोमोमोमन याप पूछता है कि वह कौन है। बेक जे याद दिलाता है कि वही है जिसे उसने बैकयार्ड में दफनाने की बात कही थी। तब सेमेन याउप को याद आता है। वह कहता है कि वह आदमी पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद से बहुत गुस्से में है लेकिन याउप उसे पेटी मानता है। बेक जे समझाता है कि क्योंकि वह याउप से लड़ नहीं सकता इसलिए वह कोरियन टीम से बदला लेगा। सियोमोमन याउप पूछता है कि टीम का उससे क्या लेना देना है और उसे अजीब कहता है। बेक जे बस सिर पकड़ लेता है। फिर वह उसे खुश रहने को कहता है और कहता है कि वह उसकी जगह मजा लेगा।
तभी सायोमोमन याउप अचानक उठ बैठता है और नेशनल टीम के मैच के बारे में पूछता है। फिर पूछता है कि क्या हयान वहां होगी क्योंकि वह नेशनल टीम प्लेयर है। दूसरी तरफ बेक हयान घर पहुंचती है और अपनी मां को आने की आवाज देती है। सी याप सोफा पर चौंक जाता है। हयान की मां उसे जल्दी आने पर हैरानी से ग्रीट करती है। हयान बताती है कि जैसे ही उसे पता चला कि अंकल योप आया है वह भागकर आ गई। वह पूछती है कि उसके अंकल कहाँ हैं और मां बताती है कि लिविंग रूम में है। सेमेन याउप सोफा से उन्हें ग्रीट करता है। हयान उसे देखती है और दौड़कर उस पर कूद जाती है। वह कहता है कि उसने उसे लगभग मार ही दिया, लेकिन हयान खुशी से कहती है कि वह बहुत खुश है कि वह वापस आ गया। सेमेन याउप उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसे डर था कि कहीं वह उसे भूल न गई हो। वह भरोसा दिलाती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और याद दिलाती है कि वह हमेशा उसे मिठाइयां लाता था जो उसके पेरेंट्स मना करते थे। वह कहता है कि वह बहुत जल्दी बड़ी हो गई और हयान जवाब देती है कि वह अब 23 की है। वह पूछती है कि क्या वह ऑफिशियल मैच के लिए लौटा है, लेकिन वह कहता है कि वह उसे देखने आया है और मैच सेकेंडरी है। वह सोफा पर उसके और करीब बैठ जाती है। फिर पूछती है कि क्या यह सच है कि वह बैटलग्राउंड नहीं खेलना चाहता। सेमेन या पूछता है कि क्या जो ने उसे मनाने भेजा है और टॉपिक टालते हुए कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। हयान वजह जानना चाहती है, लेकिन सायोमोमन या कहता है कि उसके अंकल के पास बहुत काम है। वह उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या प्यार से कहने पर भी नहीं मानेगा, लेकिन वह मना कर देता है। हयान कहती है कि वह बदल गया है। सोमोमन याउप जवाब देता है कि बदले तो वे लोग हैं। वह मुंह फेर लेती है और याद करती है कि पहले वह उसकी हर बात मानता था, लेकिन वह कहता है कि तब वह सिर्फ स्नैक्स मांगती थी। हयान फिर उसकी तरफ देखती है और लीग में अवतार वेरिफिकेशन के लिए साथ चलने को कहती है। सायोमन याउप पूछता है कि अवतार क्या होता है। वह टीवी की तरफ देखकर जाने से अनिच्छा दिखाता है। हयान विनती करती है और बताती है कि उसके फादर बिजी होने की वजह से नहीं जा सकते। आखिरकार सोमेनॉप मान जाता है और पूछता है कि कहाँ चलना है। वह मुस्कुराकर कहती है कि वहां जाकर पता चल जाएगा। कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन पहुंचने पर एंट्रेंस पर उनका स्वागत होता है। स्टाफ मेंबर उन्हें अंदर फॉलो करने को कहता है और एक टेक्नोलॉजी भरे हॉलवे से ले जाता है। सेमेन याउप और बेक हो दो स्टाफ मेंबर्स के पीछे चलते हैं। उनमें से एक हयान को बताता है कि पहले उसका अवतार वेरिफिकेशन शुरू होगा और वह सहमति में सिर हिला देती है। सिस्टम इसके बाद हथियार और कवच की जांच करता है और अवतार को सिंक्रोनाइज करता है। हयान हेलमेट पहनती है और कनेक्शन शुरू करती है। फिर उसका अवतार वर्चुअल स्पेस में प्रकट होता है। कंट्रोल रूम से सायोमन याउप हयान के कहने पर ध्यान से देखता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में वह अपनी मूवमेंट्स जांचने के लिए एक मॉन्स्टर मांगती है और उसके सामने एक बड़ा भेड़िए जैसा जीव आ जाता है। याप स्क्रीन पर यह टकराव देखकर पूछता है कि क्या यह सच में संभव है। स्टाफ मेंबर समझाता है कि बैटलफील्ड एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जो हर चीज को दोबारा बनाता है। सियोमन याउप कहता है कि यह सिमुलेशन लगभग रियलिटी जैसा है। फिर वह तय करता है कि देखे कि हयान असल में कितनी अच्छी है। जीव तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर उस पर झपटता है, लेकिन हयान काउंटर अटैक के लिए अपनी विप तैयार करती है। वह बचने के लिए हवा में छलांग लगाती है। उसकी विप जीव की गर्दन में लिपट जाती है। एक झटके में वह उसे दूर फेंक देती है। हयान तलवार और डैगर हाथ में लेकर मॉन्स्टर की ओर बढ़ती है और एक बार में उसे दो हिस्सों में काट देती है। वह अपने हमले का नतीजा देखती है। सिस्टम घोषणा करता है कि अवतार सिंक वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और कनेक्शन खत्म किया जा सकता है। हायोन मुस्कुरा देती है। सिमुलेशन से बाहर आकर वह सेमेन याउप के पास दौड़ती है और पूछती है कि उसका प्रदर्शन कैसा था। वह कहता है कि उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है और हयान उसे खुद आजमाने की चुनौती देती है। सोमॉप मना करने लगता है, लेकिन वह बीच में रोककर कहती है कि उसे सिर्फ अवतार बनाना है। वह बताती है कि उसने उसकी ताकत के बारे में सुना है, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखना चाहती है। हयान आगे कहती है कि जब वह उसे लड़ते देखने लायक हुई तब तक वह जा चुका था। फिर वह उसे देखती रहती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सायोमन याउप आह भरता है और मान जाता है। वह उसकी विनती पर सिर्फ एक बार टेस्ट करने को तैयार हो जाता है, जिससे हाँ बहुत खुश हो जाती है। स्टाफ मेंबर पास आकर पूछता है कि क्या सोमन याउप भी टेस्ट करेगा। वह बताता है कि आम हालात में अवतार टेस्ट से पहले उसके सारे एट्रीब्यूट्स नापने पड़ते, लेकिन चूंकि यह ऑफिशियल मैच नहीं है इसलिए सीधे टेस्ट किया जा सकता है। सियोमन याउप पूछता है कि क्या वह जैसे है वैसे ही जा सकता है। आदमी बताता है कि वह खाली हाथ और ट्रैकसूट में होगा। फिर वह सेमेन याउप को हथियार लेने की सलाह देता है और दो लोग मुश्किल से स्पेयर और शील्ड लाते हैं।
सीमन याउप उन्हें पकड़कर देखता है और पाता है कि वे अलग और बहुत हल्के हैं। स्टाफ मेंबर बताता है कि यह बैटलफील्ड का स्टैंडर्ड है। वह ठीक है कहकर टेस्ट चेंबर में प्रवेश करता है। सायोमन योप कहता है कि सिर्फ स्पीयर काफी होगी और शुरू करने को कहता है। सिमुलेशन के अंदर वह वर्चुअल डंजन में जाने की तैयारी करता है और आजमाने का फैसला करता है। सिस्टम सेमेन याउप का डेटा स्कैन करता है और उसका अवतार बनाना शुरू करता है। स्टाफ मेंबर पूछता है कि क्या वह उसे सुन पा रहा है। सोमॉप वर्चुअल टेस्ट रूम की नकल में प्रकट होता है। वह कहता है कि यह एहसास डंजन पोर्टल से गुजरने जैसा है। स्टाफ मेंबर पुष्टि करता है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन समस्या नहीं होगी और हयान उसे गुड लक कहती है। स्ट्रेच करते हुए वह हायोन वाले मॉन्स्टर जैसा ही मॉन्स्टर मांगता है और स्टाफ मेंबर मान जाता है। फिर बटन दबाया जाता है और अरीना में एक क्रीचर बनना शुरू होता है। उसके सामने एक विशाल जीव आता है और स्मैन याउप उसे सालाबून के रूप में पहचान लेता है। वह नोट करता है कि यह थोड़ा अलग है और स्टाफ मेंबर समझाता है कि यह स्पेशल मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ ओरा से हराया जा सकता है। वह जोड़ता है कि उन्होंने उपलब्ध सारे डेटा से इसका सबसे शक्तिशाली रूप बनाया है। सालाबून उस पर हमला करता है लेकिन सियोम याउप वार से बच जाता है। वह क्रीचर को घूरता है। सियोम याउप स्पीयर को बेकार समझकर फेंक देता है। फिर वह खुद को संभालता है और एक ही वार मॉन्स्टर की ओर करता है। कंट्रोल रूम में हायन और स्टाफ मेंबर यह देखकर हैरान रह जाते हैं। स्टाफ मेंबर पूछता है कि क्या उसने माथे पर उंगली मारकर मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन सेमेन याउप इस बात को हल्का कर देता है। कंट्रोल रूम का आदमी कहता है कि सालाबून को हराना इतना आसान नहीं होता। सोमेनॉप कहता है कि किसी और अपोनेंट को भेजो ताकि वह कुछ टेस्ट कर सके। एक नया क्रीचर प्रकट होता है और उसे यह एनवायरनमेंट अपने टेस्ट के लिए बिल्कुल सही लगता है। वह शिकायत करता है कि मॉन्स्टर इतना मजबूत नहीं था कि उसे वार्म अप भी करा सके और पूछता है कि क्या और कुछ नहीं है। तभी एक आवाज उसे दुनिया का सबसे अच्छा एस्पर कहकर पुकारती है और सोमॉप विदेशी भाषा सुनकर पीछे मुड़ता है। कंट्रोल रूम में सिस्टम अलर्ट पर चला जाता है और सब सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। स्टाफ मेंबर पैनल से हालात संभालने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल कनेक्शन अटेम्प्ट की वार्निंग आती है और आदमी पैनल से पीछे उछल जाता है। अरीना में आग के बीच एएक्स और शील्ड लिए एक नया वॉरियर प्रकट होता है। वह उतरते ही सायोमोमन याप से पूछता है कि क्या लड़ने का ऑफर अब भी कायम है। सोमन योप चुपचाप उसे देखता है। वॉरियर उसे उकसाते हुए कहता है कि वह इसलिए चुप था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में आएगा। फिर वह कहता है कि वह यही साबित करेगा कि 7 हीरोज का टाइटल बस एक लेबल है। वॉरियर तेजी से सियोमन याउप की ओर बढ़ता है। वह बस आते हुए हमले को देखता रहता है। वार जमीन पर लगता है और जोरदार इम्पैक्ट होता है। शील्ड टूटने पर वॉरियर पूछता है कि उसका अपोनेंट कहाँ गया। पीछे से एक आवाज पूछती है कि क्या वह डर गया है। सेमेन योप अचानक प्रकट होकर कहता है नहीं। फिर वह कहता है कि अब यह सच में एक अच्छा टेस्ट होगा। स्पीयर उठाकर वह लड़ाई की पोजीशन लेता है। अरीना में दोनों अपोनेंट दूर से एक दूसरे को देखते हैं। कंट्रोल रूम में बायो पूछती है कि क्या हो रहा है। कोई उसे चिंता न करने को कहता है। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा खुलता है। हायन और स्टाफ मेंबर एंट्रेंस की ओर देखते हैं। बेक जे अंदर आकर बताता है कि उसने सब ऑथोराइज किया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। हयान उसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट पहचानकर पूछती है क्योंकि उसने कहा था कि वह व्यस्त रहेगा। बीजो समझाता है कि उनकी पहले ही बात हो चुकी थी लेकिन यह खबर लोकल टीम तक नहीं पहुंची। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पार्क गिनते मिस मॉस से पूछते हैं कि क्या इतना काफी है। जेरल्ड वॉकर की मैनेजर एम्मा मॉस इस असामान्य अनुरोध में सहयोग के लिए धन्यवाद देती है। एक पुराने दृश्य में बाइकजहां खाने से भरी मेज के साथ सेम याउप के सामने खड़ा होता है और पार्क जेंटे इस टकराव को देखता है। यह मौका सोमन याउप की बैटलफील्ड में रुचि जगा सकता है। अरीना में दोनों फाइटर्स के हथियार तेजी से चलते हैं। फिर सोम याउप की स्पीयर और जेरल्ड वॉकर की एएक्स टकराती हैं। इस टकराव से इलाके में जबरदस्त दबाव पैदा होता है। सोमन याउप पीछे की ओर फिसलता है और हाथ जमीन पर टिकाकर खुद को संभालता है। जेरल्ड वॉकर अपनी एएक्स से अगला हमला तैयार करता है। सोमन याउप हमले के बाद अपने अपोनेंट को देखता है और फिर स्कैनर आइज एबिलिटी सक्रिय करता है। एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन सामने आता है जिसमें जेरल्ड वॉकर का डेटा दिखाया जाता है। एनालिसिस से पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मैक्सिमम है जो उसे टैंक रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है।
सोमन याप समझ जाता है कि उसका अपोनेंट दिखने से कहीं ज्यादा है। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि वह लड़ने के बजाय उसे बस घूर क्यों रहा है। मुस्कुराते हुए शोमन या उसकी ताकत को मान लेता है। तभी उसे कुछ याद आता है जब वह उसके एबिलिटी के बारे में सोचता है। यह वही एबिलिटी थी जो उसने हासिल की थी, इसलिए वह तय करता है कि हॉस्पिटल में मिली अपनी नई ताकत को इसी अपोनेंट पर टेस्ट करेगा। सोमन योप स्पीयर लेकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। जेरल्ड वॉकर उसके मूवमेंट को भांपते हुए हमला झेलने की तैयारी करता है, लेकिन सोमन योप उसके चेहरे से कुछ इंच पहले ही रुक जाता है। वॉरियर सोचता है कि वह ठीक उसके सामने आकर क्यों रुक गया। सायोमन योप बस पास से उसे घूरता है और कहता है कि वह उसे कुछ मजेदार दिखाएगा। वह एक हाथ जमीन पर रखकर ऐसा वार करता है कि आसपास की जमीन टूट जाती है। कंट्रोल रूम में हायोन अपने अंकल का नाम पुकारती है। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि उसने हमला आने पर बचाव क्यों नहीं किया। वह देखता है कि सोमन याउप ने हमला होने से पहले ही खुद को रोक लिया, जैसे मरना चाहता हो। सोमोमन याउप वार का इम्पैक्ट महसूस करता है। फिर एक जबरदस्त हमला सीधे जेरल्ड वॉकर पर लगता है और वह ताकत से पीछे उछल जाता है। अरीना की जमीन टूट जाती है और उसमें कोई चीज धंसी हुई दिखाई देती है। जेरल्ड वॉकर हैरान होकर सोचता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसका अपोनेंट तो मर जाना चाहिए था। धूल के बीच कोई खांसता है और एक आवाज बेकार की धूल की शिकायत करती है। कंट्रोल रूम में सब बिना समझे यह दृश्य देखते रहते हैं। जेरल्ड वॉकर पीछे देखता है और हालात को असंभव मानता है। सायोमन योप मलबे से बिना चोट के उठ खड़ा होता है और पूछता है कि उसे कैसा लगा। फिर वह याद दिलाता है कि उसने कुछ मजेदार दिखाने का वादा किया था और अपनी इमोर्टैलिटी एबिलिटी दिखाता है। स्क्रीन पर उसकी इमोर्टैलिटी एबिलिटी दिखाई जाती है और स्योमोमन याओ पूछता है कि क्या यह कूल नहीं था। जेरल्ड वॉकर अविश्वास से पूछता है कि वह उस हमले से कैसे बच गया। सोमोमन याओ समझाता है कि वापस जिंदा होने पर उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिली जिससे वह इमोर्टल बन गया और टेस्ट सफल रहा। सोमोमन याप महसूस करता है कि उसकी चोटें भी अपने आप ठीक हो रही हैं और वह तय करता है कि इस तरह लड़ाई नहीं हो सकती। फिर वह कंट्रोल रूम में स्टाफ मेंबर को आवाज देता है जो चौंक जाता है। वह बताता है कि फाइनल डंजन से बचने के बाद मिली एबिलिटी के कारण वह मर नहीं सकता, जिससे स्टाफ मेंबर उलझन में पड़ जाता है। सेमेन याउप इस एबिलिटी को अनफेयर मानता है और पूछता है कि क्या इसे ब्लॉक किया जा सकता है। आदमी कहता है कि यह मुश्किल नहीं है। तब वह अपनी इमोर्टैलिटी को ब्लॉक करने को कहता है और स्टाफ मेंबर पैनल से स्पेशल एबिलिटी बंद कर देता है। जेरल्ड वॉकर यह बातचीत सुन लेता है। सोमेनो कहता है कि उसने बस पहली बार होने के कारण एबिलिटी टेस्ट की थी और वह उसे उकसाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हार का बहाना न बने। जेरल्ड वॉकर अपने हथियार की पकड़ कसता है और टूटी जमीन पर आगे बढ़ता है। वह स्पीयर और शील्ड जमीन पर फेंकते हुए कहता है कि उसके अपोनेंट की एरोगेंस की अफवाहें सच हैं, लेकिन सियोम याउप हवा में स्पीयर पकड़ लेता है और कहता है कि वह अफवाहों से कहीं ज्यादा मजबूत है। जेरल्ड वॉकर कहता है कि वह खुद इसका फैसला करेगा और उसे बिना बहाने के लड़ने के लिए खड़ा होने को कहता है। झुकते हुए सायोमन योप कहता है कि उसे पहले टॉप 3 को हराना चाहिए था। सोमन योप आगे कहता है कि उसने सुना है कि वह टॉप 3 में भी नहीं है। जेरल्ड वॉकर गुस्से में वार करता है और सी याओ पूछता है कि क्या उसने किसी सेंसिटिव जगह पर चोट कर दी। वॉरियर हवा में उछलता है और दोनों अपने हथियारों से तेज वारों का आदान प्रदान करते हैं। स्पीयर और एक्स की टक्कर जारी रहती है। एक वार के बाद जेरल्ड वॉकर जमीन पर उतरता है और देखता है कि उसका अपोनेंट गायब हो गया है। तभी स्योमोमन याप पीछे प्रकट होकर कहता है कि वह यही है। जेरल्ड वॉकर तेजी से मुड़ता है और सेमेन योप स्पीयर की नोक से उसके चेहरे पर सीधा वार करता है। जेरल्ड वॉकर हवा में पीछे की ओर उछलता है और सोमन याप स्पीयर संभाल लेता है। वह मानता है कि कम विजन के बावजूद उसका अपोनेंट तेज रिएक्शन दे रहा है। फिर वह तय करता है कि अब लड़ाई खत्म करने का समय है। वह ध्यान लगाता है और एक ही मूवमेंट में स्पीयर को पूरी ताकत से फेंक देता है। स्पीयर जेरल्ड वॉकर के शील्ड से जोर से टकराता है और फिर अरीना की दूसरी तरफ दीवार से टकराकर फट जाता है। सोमोमन याप मुस्कुराते हुए मुड़ता है। जेरल्ड वॉकर जमीन पर गिरता है और शील्ड का सहारा लेकर खड़ा होता है। वह देखता है कि स्पीयर आखिरी पल में रास्ता बदल गई थी और उसे अपने अपोनेंट के कंट्रोल का एहसास होता है। सेमेन याउप हाथ फैलाकर अपनी जीत घोषित करता है, लेकिन जेरल्ड वॉकर घुटनों के बल बैठकर कहता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई और उसने जानबूझकर वार चुका था। सोमन याउप उसे समझ नहीं पाता और बस देखता रहता है। फिर वह सलाह देता है कि उसे छोटा शील्ड इस्तेमाल करना चाहिए और टिपिकल टैंक की तरह बर्ताव बंद करना चाहिए। वह समझाता है
कि शील्ड उसकी फील्ड ऑफ विजन रोक रहा है, इसलिए वह टिप्स दे रहा है। जेरल्ड वॉकर फील्ड ऑफ विजन की बात सुनकर चौंकता है। सेमेनॉफ समझता है कि उसने लड़ाई में देखने के लिए ज्यादा समय पाने को वह शील्ड चुना था, लेकिन वह बताता है कि स्किल्ड अपोनेंट के खिलाफ यह कमजोरी बन जाती है, इसलिए वह लंबे समय में छोटे शील्ड की सलाह देता है। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सोमन याउप कहता है कि टिप्स के बावजूद वह फिर भी नहीं जीतेगा। जेरल्ड वॉकर सोचता है कि आजमाने में हर्ज नहीं। कंट्रोल रूम में सब मॉनिटर पर यह फैसला देखते हैं। बेक जे को यकीन नहीं होता कि याउप उसे टिप्स दे रहा है, जबकि वह पहले से ही खतरनाक अपोनेंट है। सेमेन योप मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और उसे शोज देखने हैं। फिर वह जेरल्ड वॉकर से कहता है कि टीचिंग के बदले कंसल्टिंग फी लगेगी। जेरल्ड वॉकर पैसे देने को मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। स्योमोमन यायोप पूछता है कि शर्त क्या है। तब वह 2 हफ्ते बाद होने वाले ऑफिशियल मैच में एक नई लड़ाई की मांग करता है। सायोमन याओ बैटलफील्ड और पैसे में कोई दिलचस्पी न होने की बात कहकर मना कर देता है। जेरल्ड वॉकर उसे पकड़कर भाग लेने के बदले कुछ भी देने की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे छोड़ने को कहता है। वॉरियर पास आकर कहता है कि अगली बार सब अलग होगा और सोमॉप अपनी ताकत बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन वह जवाब देता है कि फैसला उसी का है। अरीना में दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। कंट्रोल रूम की टीम चुपचाप इस तनावपूर्ण हालात को देखती है। पाक जेंटेई भी चुपचाप दृश्य देखता है और मुस्कुराते हुए तय करता है कि वह इस स्थिति का फायदा उठाएगा। वहीं दूसरी ओर एक महिला ध्यान से टीवी पर चल रहा ड्रामा देख रही होती है। सोफे पर लेटा हुआ सोमॉप भी यह सीन देख रहा होता है और किरदारों के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक अर्जेंट न्यूज की वजह से प्रोग्राम रुक जाता है। वह उठकर बैठ जाता है और शिकायत करता है कि बिल्कुल बेस्ट पाथ पर ही इंटरप्शन हो गया। एंकर बताता है कि स्मैन याओ बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जेरल्ड वॉकर के साथ हुई हाल की डिस्कशन के बाद शायद उसका फैसला बदल गया हो। रिपोर्टर एक एनोनिमस इन्फॉर्मेंट का जिक्र करता है जिसने कॉन्फ्रोंटेशन का वीडियो भेजा है। अमेरिकन टीम की कंडीशन सामने आती है कि अगर वे कोरिया को 11-0 से हरा देते हैं तो सोम याउप को फ्रेंडली मैच में पार्टिसिपेट करना होगा। एंकर फिर बताता है कि सायोमन योप ने यह कंडीशन पहले ही एक्सेप्ट कर ली है। यह सुनकर सोमॉप हैरान हो जाता है और खड़ा होकर पूछता है कि उसने कब ऐसी कोई अग्रीमेंट एक्सेप्ट की थी। कोरियन बैटलफील्ड्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल जाता है और एक आदमी अंदर आकर पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। वह एसोसिएशन प्रेसिडेंट पाक गिनते के डेस्क की तरफ बढ़ता है, जबकि दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। वह आदमी मांग करता है कि एनोनिमस टिप के पीछे कौन है और कसम खाता है कि वह उसे अपने हाथों से मार देगा। फिर वह अपने फोन पर वीडियो दिखाता है और शिकायत करता है कि उन्होंने वह हिस्सा एडिट कर दिया जहां उसने प्रपोजल ठुकरा दिया था। जैसे ही वह वीडियो लीक करने वाले को पकड़ने की बात करता है, प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से उठता है। पाक जेंट औपचारिक रूप से झुककर सायोमन याउप से इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह अमेरिकन एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को उनके वॉकर के साथ अच्छे रिश्ते और मीडिया प्रेशर की वजह से मना नहीं कर सका। सोमॉप हालात समझता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी जवाब देने में हिचकिचाता है। तभी पाक जेंट उसका कंधा थपथ पाकर उसे चिंता न करने को कहता है और बताता है कि उसने उसे असुविधा से बचाने के लिए एक प्लान बनाया है और उसकी पार्टिसिपेशन के लिए एक कंडीशन रखी है। कंडीशन यह थी कि अगर अमेरिकन टीम बिना किसी की मौत के जीत जाती है तो सायोमन या फ्रेंडली मैच में पार्टिसिपेट करेगा। वह उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कोरियन टीम सबसे बेहतर नहीं है। यह सुनकर सोम याउप गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे बैटलफील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वे उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बताता है कि यह कंडीशन लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए सबने सहमति बना ली है। पाक जेंट सेमेन याउप का कॉलर पकड़कर उनकी दोस्ती का हवाला देता है और एक एहसान मांगता है। फिर वादा करता है कि सारा प्रॉफिट याउप की पसंदीदा चिल्ड्रन चैरिटी को डोनेट कर दिया जाएगा और कम से कम कोशिश करने को कहता है। स्मैन याउप इस हालत से चिढ़ जाता है, लेकिन उनकी पुरानी दोस्ती को देखते हुए अनमने मन से मान जाता है और चेतावनी देता है कि यह सिर्फ एक बार होगा, जिससे पाक जेंटी बहुत खुश हो जाता है। प्रेसिडेंट कृतज्ञता में उसे किस करने झुकता है, लेकिन याउप उसे धक्का देकर कहता है कि ठीक है। फिर वह कंडीशन रखता है कि अगर किसी भी अमेरिकन प्लेयर की मौत हुई तो वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पाक जेंटी मुस्कुराकर सहमति देता है और अपना वादा निभाने की बात कहता है। मामला सुलझने के बाद प्रेसिडेंट उन्हें डिनर के लिए बुलाता है और कहता है कि बिल वह देगा और यह भी बताता है कि वह एक अच्छी ट्यूना सैशिमी रेस्टोरेंट जानता है। बाहर निकलते समय पाक जेंट गंभीर चेहरे से पीछे मुड़कर अपने वादे को निभाने का इरादा जताता है। उसकी डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट में मैच सिमुलेशन का रिजल्ट दिखता है, जिसमें कोरिया
या सभी सेट्स हार चुका होता है और वह पहले से ही माफी मांगने की बात करता है। एक न्यूज एंकर अनाउंस करता है कि कोरियन एसोसिएशन ने कंफर्म किया है कि सेमेन याउप ने यून्स टीम का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरे चैनल पर होस्ट बताता है कि शोम याउप बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में शोमन याउप की रैंक अ मैच में पार्टिसिपेशन दिखाई जाती है। घर पर शोमन याउप अपने बारे में लगातार चल रही कवरेज देखता है और शिकायत करता है कि इसकी वजह से उसका शो नहीं चल रहा। सोमन याउप बड़बड़ाता है कि वह बूढ़ा आदमी उसे बहुत परेशान कर रहा है और सोचता है कि उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। फिर गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका पसंदीदा शो ब्रेकिंग न्यूज से रिप्लेस हो गया है। वह खिड़की के पास जाता है और अपनी बदकिस्मती को कोसता है। तभी बाहर से एक आवाज उसका ध्यान खींचती है। वह ट्रेनिंग एरिया में झांकता है जहां एक व्यक्ति तेजी से कोन के पास से गुजरता है। वहां एक महिला एक आदमी की निगरानी में तेजी से मूव कर रही होती है। सोम याउप यह सीन देखता है। आदमी उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है और वह हवा में ही अपने वेपन से उसे रोक लेती है। तब उसे एहसास होता है कि हायोन ट्रेनिंग कर रही है। उसके पिता बिग जे उसकी रिएक्शन टाइम की तारीफ करते हैं लेकिन कहते हैं कि टीममेट्स की मदद के लिए उसे और तेज होना हो। सायोमोमन याउप पास आकर कहता है कि जे फिर से उस पर सख्ती कर रहा है और फिर अपने स्कैनर आइज एक्टिवेट करता है। हायोन का एनालिसिस उसकी टेलीपोर्टेशन और रोप एबिलिटीज दिखाता है। सेमेन याप के एनालिसिस से पता चलता है कि हायोन की एजिलिटी पहले ही मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच चुकी है। वह यह भी समझता है कि उसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल उसके पिता के पीक से कम है, इसलिए वह कभी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसा वह चाहते हैं। लेकिन उसकी स्टैमिना और स्ट्रेंथ जेहो की लिमिट से आगे जा सकती है, जिससे उसका ट्रेनिंग मेथड उसके लिए अनसूटेबल है। लॉन पर हायन थक कर थोड़े ब्रेक की मांग करती है और मुड़ते ही सायोमोमन याउप को देखकर चौंक जाती है, जो अंदाजा लगाता है कि इस रफ्तार से वह एक भी अमेरिकन टीम प्लेयर को नहीं मार पाएगी। वह उसे ध्यान से देखता है। हायन पूछती है कि क्या उसने उसकी ट्रेनिंग देखी और सेमेन याउप कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे एजिलिटी की और ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन बेक जे असहमत होता है और कहता है कि थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ज्यादा ट्रेनिंग से वह वहां पहुंच जाएगी। तब सेमेन याउप उसे बताता है कि हियन उसकी तरह नहीं है और एजिलिटी व स्पीड ट्रेनिंग रोकने की सलाह देता है क्योंकि उन एट्रीब्यूट्स की उसकी लिमिट उससे कम है। वह कहता है कि उसकी एजिलिटी और विप यूसेज पहले ही पीक पर है। सी याप समझाता है कि उसके पास स्पीड एबिलिटीज हैं लेकिन वह और उसके पिता अलग हैं। फिर वह हायोन की तरफ मुड़ता है जो उसे जिज्ञासा से देख रही होती है और पूछता है कि विप से अपोनेंट को स्नेह करने के बाद वह क्या करेगी। वह जवाब देती है कि वह उसे असंतुलित करेगी या टीममेट्स की तरफ फेंक देगी, लेकिन सायोमोमन याउप कहता है कि यह गलत है और उसे खुद खत्म करना चाहिए। सोमन याउप समझाता है कि सिर्फ अपने पिता का स्टाइल इस्तेमाल करना इनएफिशिएंट है क्योंकि उसके लिए काम खत्म करने वाला कोई नहीं है। वह उसकी विप और स्वॉर्ड लेकर कहता है कि वह दिखाएगा कि यह कैसे किया जाता है और यह मुश्किल नहीं है। फिर वह ट्रेनिंग डमी के पास जाता है और एक ही स्मूथ मूवमेंट में विप से टारगेट को जकड़ लेता है। वह समझाता है कि अपोनेंट के स्नेयर्ड होते ही तुरंत आगे बढ़ना चाहिए और पल भर में स्वॉर्ड से डमी को 2 हिस्सों में काट देता है। वह हायन और उसके पिता की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वे समझे। दोनों चुपचाप यह सीन देखते रहते हैं। वह कहता है कि सिर्फ विप से कोई नहीं मरता और उसे स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर सेमेन याउप उसका स्टांस क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में बदल देता है और ट्रेनर से पूछता है कि अब समझ आया या नहीं। उसने सुझाव दिया कि वे 500 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें, जिससे हायन और उसके पिता दोनों चौंक गए। गंभीर पोस्चर में उसने तुरंत 500 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस शुरू करने का आदेश दिया और याद दिलाया कि रैंक अ मैच में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। यून्स नेशनल टीम के होटल में जॉन किम नाम का आदमी जेरल्ड वॉकर की कुछ ही दिनों में हुई इंप्रूवमेंट की तारीफ करता है। वॉकर पूछता है कि क्या फर्क सच में इतना बड़ा है और उसका एजेंट इसकी पुष्टि करता है। जॉन किम कहता है कि सोमन याउप से मिलने के बाद वॉकर का शील्ड बदलना उसे पहले बेवकूफी लगा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखकर लगता है कि उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाने और टॉप 3 तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। एजेंट चेतावनी देता है कि नाथन जैसे फास्ट अपोनेंट्स के खिलाफ एडजस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन लॉन्ग रन में यह फायदेमंद रहेगा। फिर वॉकर पूछता है कि पैसों में उसकी इंप्रूवमेंट की कीमत कितनी है। जॉन किम कम से कम $10 मिलियन का अनुमान लगाता है, जिसे वह अगले सैलरी नेगोशिएशन में सिक्योर कर सकता है अगर वह नए स्टाइल में ढल गया। $10 मिलियन की रकम वॉकर के दिमाग में गूंजने लगती है।
टीवी पर सोमॉप की न्यूज देखते हुए वह तुरंत उन्हें $10 मिलियन भेजने का आदेश देता है। एजेंट चौंक जाता है, लेकिन वॉकर बताता है कि यह कंसल्टिंग फी है। वह हाथ बढ़ाकर कहता है कि वह उसे किसी भी तरह बैटलफील्ड पर खींच लाएगा और दीवार को छूकर सेमेनॉफ से कहता है कि थोड़ा और इंतजार करे। सोल इंटरनेशनल बैटल स्टेडियम में मैच शुरू होता है और आखिरकार कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच हिस्टोरिक रैंक अ मैच का दिन आ जाता है। दो कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं और नतीजे को लेकर जनता की बेचैनी जताते हैं। उनमें से एक कहता है कि सोमन योप और अमेरिका के बीच ड्रीम कॉन्फ्रोंटेशन का फैसला आज होगा। फिर कोरियन टीम की पूरी लाइनअप दिखाई जाती है जो अरीना में लड़ेगी। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स टीम के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। बेकियन को कोरियन टीम के क्लोज कॉम्बैट फाइटर और एस के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ जेरल्ड वॉकर अमेरिकन टीम के टैंक और एस के रूप में सामने आता है। साइऑप स्टैंड से यह सब देख रहा होता है और कमेंटेटर हायोन की नई पोजीशन में पहली मैच को हाईलाइट करता है। कैमरा सोमैन याउप के चेहरे पर जाता है और अनाउंस होता है कि मैच का डंजन एक एंशिएंट कैसल होगा जिसकी रखवाली स्केल्टन्स करेंगे। प्लेयर्स के रास्ते में पहला बॉस स्केल्टन वॉरियर होगा, दूसरे फ्लोर पर डेथ नाइट मिलेगा और फाइनल फ्लोर पर ड्रैगन वॉगन और लिच उनका इंतजार करेंगे। नए दर्शकों के लिए कमेंटेटर गेम के जरूरी रूल्स समझाता है। फिर कोरियन टीम अरीना में प्रवेश करती है और अमेरिकन टीम भी आती है। कमेंटेटर सोचता है कि कौन जीतेगा। अनाउंसर फर्स्ट गेम शुरू होने की घोषणा करता है और दोनों टीम्स डंजन में घुस जाती हैं। अमेरिकन टीम जल्दी स्केल्टन्स के एक ग्रुप से टकराती है और वॉकर सामने बढ़ते मॉन्स्टर्स का सामना करता है। पूरी टीम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स के साथ हंट शुरू करती है और वॉकर पहला स्केल्टन तोड़ देता है। कमेंटेटर बताता है कि अमेरिकन टीम की मोबिलिटी तुलनात्मक रूप से स्लो है, लेकिन हंट खत्म करने के बाद उनकी डिफेंस बहुत मजबूत होती है। वो अपना वेपन कसकर पकड़ती है और एक्शन के लिए तैयार होती है। जैसे ही अमेरिकन टीम का वर्णन होता है, कोरियन टीम हाई स्पीड से आगे बढ़ती है। अचानक एक कमेंटेटर स्ट्रैटेजी देखकर चौंक जाता है, क्योंकि कोरियन टीम स्केल्टन्स पर हमला किए बिना ही आगे निकल जाती है और दूसरे एरिया के मॉन्स्टर्स को भी इग्नोर करते हुए दौड़ती रहती है। बेक जे अपनी टीम को भागते देखता है और सोचता है कि बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर प्लान काम कर गया तो जीत का मौका होगा। कमेंटेटर समझाता है कि कोरिया, जो आमतौर पर लॉन्ग गेम खेलता है, अब अग्रेसिव प्लान के साथ सीधे बॉस की ओर जा रहा है। रिस्क ज्यादा है, लेकिन सक्सेस पर हंटिंग पॉइंट्स बहुत मिलेंगे। बॉस को हराने से कुछ मिनटों में फर्स्ट फ्लोर बंद हो जाएगा, जिससे अमेरिकन टीम का प्लान बिगड़ सकता है। इसी समय कोरियन टीम का आइकन बॉसेस तक पहुंच जाता है और वे फर्स्ट फ्लोर बॉस स्केल्टन वॉरियर से टकराते हैं। हयान और बेक जो बैटल के लिए तैयार होते हैं। अमेरिकन टीम का एक प्लेयर वॉकर से वेट करने को कहता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है। वॉकर पॉलवर्ड से पूछता है कि रिकॉग्नाइजेंस पूरी हुई या नहीं, और फिर पूछता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या है। प्लेयर बताता है कि कोरियन टीम फर्स्ट फ्लोर बॉस का हंट शुरू कर चुकी है। एक टीममेट अनयूजुअल स्ट्रैटेजी अपनाते हुए सेकंड फ्लोर की ओर रश करने का सुझाव देता है, लेकिन वॉकर हंट खत्म करके बॉस एरिया जाने का फैसला करता है। वह एक फीमेल टीममेट की ओर मुड़कर कहता है कि वह फास्ट नहीं है, इसलिए उसे उसकी एबिलिटी उधार लेनी पड़ेगी। कोरियन टीम स्केल्टन वॉरियर को हराने वाली होती है और आगे बढ़ती है, यह सोचकर कि हायन उसे खत्म कर देगी। लीडर सबको पोजीशन होल्ड करने और कवर देने का आदेश देता है। तभी कोई चीज बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और उसे रिएक्शन का मुश्किल से समय मिलता है। तभी वॉकर उसे सीधे टकरा देता है और वह पीछे की ओर उछल जाती है, यह सोचते हुए कि वह कहां से आया। वॉकर की अचानक एंट्री पर कोरियन टीम रिएक्ट करती है और बेक जहो समझ जाता है कि उसने टीममेट की एबिलिटी इस्तेमाल कर हवा में लॉन्च होकर इतनी जल्दी पहुंचा है। जोरदार इंपैक्ट उसे डंजियन वॉल से टकरा देता है और कोन की डेथ का नोटिफिकेशन अनाउंस होता है। वॉकर मानता है कि बॉस पर फोकस करने की स्ट्रैटेजी खराब नहीं थी, लेकिन कहता है कि प्लान सफल होता तब भी नतीजा नहीं बदलता। अमेरिकन टीम के बाकी मेंबर्स स्केल्टन वॉरियर के पीछे पहुंच जाते हैं और वीकेंड बॉस पर हमला शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आता है कि फर्स्ट फ्लोर बॉस डिफीट हो गया है और एरिया 10 मिनट में बंद हो जाएगा। वॉकर फैसला करता है कि अब मैच खत्म करने का समय है। अमेरिकन प्लेयर्स आगे बढ़कर कोरियन टीम के बचे हुए मेंबर्स पर हमला करते हैं। कमेंटेटर बताता है कि अचानक एंट्री के बाद अमेरिकन टीम ने पल भर में अपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। कोरियन टीम बॉस फाइट हार चुकी होती है और पूरी तरह खत्म होने के करीब होती है। वॉकर फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है और आखिरी कोरियन प्लेयर जमीन पर पड़ा होता है, जो रिएक्ट नहीं कर पाता। वह आखिरी अपोनेंट को भी एलिमिनेट कर देता है और स्कोरबोर्ड दिखाता है कि अमेरिकन टीम ने पहला सेट परफेक्ट 11-0 से जीत लिया है। हायोन कॉरिडोर में चलते हुए सोचती है कि फिर वही हुआ। वह एक दरवाजे के सामने रुककर हार का दुख जताती है और अंदर झांकते हुए सोचती है कि
कि अंकल की मदद के बावजूद उसे लड़ने का मौका नहीं मिला। तभी एक आदमी सबका ध्यान मांगते हुए कहता है कि उसे कुछ कहना है और हयान यह देखकर हैरान रह जाती है कि क्या होने वाला है। सोमुना ने कहा कि मैच देखते समय उसकी आंखें बाहर आने वाली थीं, इसलिए बेहतर है सब उसकी सलाह माने। जब एक प्लेयर ने कोच बेक जे का नाम लेने की कोशिश की तो उसने चुप रहने को कहा। याप ने समझाया कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इस हालत में उसे खुद टीम के साथ उतरना पड़ सकता है। उसने कहा कि टीम ने विनिंग प्ले की कोशिश तो की लेकिन स्किल की कमी की वजह से फेल हो गई और उनका एवरेज लेवल अपोनेंट्स से बहुत नीचे है। उसने साफ कहा कि मौजूदा स्किल के साथ जीतने का चांस बिल्कुल 0% है, लेकिन बिना लड़े हार मानना शर्मनाक होगा, इसलिए वह उन्हें कम से कम वॉकर को गिराने का तरीका सिखाएगा। सोमन ने बताया कि मार्था बॉर्न का पैलेस एक डंजियन है जिसे उसने और मौजूदा एसोसिएशन डायरेक्टर ने जवानी में टारगेट किया था। वह बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन तीसरे लेवल की बोन्स परेशानी है। फिर उसने कहा कि टीम के स्किल लेवल को देखते हुए वहां तक पहुंचना ही मिरेकल होगा, इसलिए उन्हें अभी अभी हारे हुए गेम पर फोकस करना चाहिए। उसने कहा कि फर्स्ट सेट की स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी अगर वे दिए गए टास्क पूरे कर पाते। प्लेयर्स की और इशारा करके उसने वैंगार्ड पोजीशंस की गलती बताई कि अपोनेंट की पोजीशनिंग स्काउट किए बिना सीधे बॉस रूम में चले गए। वैंगार्ड गिरते ही रियर गार्ड को कवर देना चाहिए था, लेकिन वॉकर द्वारा हयान को मारने पर सब जमे रह गए। 11-0 से बार बार हारने की वजह यही है कि बेसिक्स तक मास्टर नहीं किए। सिर हिलाते हुए उसने कहा कि उसे यकीन नहीं होता ये नेशनल टीम है और जेओपी के लिए बुरा लगा। फिर उसने कहा फर्स्ट सेट पर कहने को कुछ नहीं और सीधे सेकंड सेट की स्ट्रैटेजी बताने लगा। सेकंड सेट शुरू होते ही अमेरिकन टीम आगे बढ़ी और दो हिस्सों में बंट गई। 6 से 5 फॉर्मेशन में तेज ग्रुप हंटिंग ग्राउंड्स सिक्योर करेगा और वॉकर दूसरे ग्रुप को लीड करेगा। यह स्ट्रैटेजी टीम के एस प्लेयर्स की एबिलिटीज का पूरा फायदा उठाती है। ऑडियंस में कोरियन टीम का प्ले देखकर लोग हैरान होते हैं। कमेंटेटर बताता है कि बेक हयान अचानक गायब होकर लौट आई है। फिर पूरी कोरियन टीम फिर से डंजन में दौड़ने लगती है। कमेंटेटर्स नई टैक्टिक पर सवाल उठाते हैं क्योंकि कोरिया हमेशा डिफेंसिव खेलती थी और हायोन की पोजीशन चेंज हाईलाइट होती है। सोमन याउप मुस्कुराते हुए कहता है कि वे अच्छा कर रहे हैं और प्लान तभी काम करेगा जब उसके ऑर्डर्स बिल्कुल फॉलो होंगे, तभी ओपनिंग मिलेगी। हायन आगे बढ़ती है। इस बार सक्सेस पक्का करने के लिए अमेरिकन वैंगार्ड का एक प्लेयर कॉर्नर पर रुककर स्काउट करता है और वॉकर को बताता है कि कोरियन टीम आसपास नहीं दिख रही। वह मान लेता है कि सिंगल पाथ वाले डंजन में कोरियन टीम सेकंड हाफ पर फोकस कर रही होगी। वॉकर समझ जाता है कि फर्स्ट सेट की डिजास्टर के बाद उन्होंने प्लान बदल लिया है और वह अपनी जगह टिके रहता है क्योंकि उसे पता है कि इस तरह सोमन योब को अरीना में आना पड़ेगा। तभी वॉकर के पीछे के वॉल पर कुछ टूटता है। वह चौंक कर मुड़ता है और फिर डंजियन वॉल पर बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मलबे से पूरी कोरियन टीम उड़ती हुई निकलती है और उतरते ही अमेरिकन टीम को घेर लेती है। अमेरिकन टीम हैरान हो जाती है और वॉकर सोचता है वे यहाँ कैसे पहुंचे। फ्लैशबैक में सोमन याप स्काउट्स को पहले भेजने और हो को फास्टेस्ट होने के कारण अपोनेंट चेक करने को कहता है। वह आदेश देता है कि अगर वॉकर के ग्रुप में 5 से कम प्लेयर्स हों तो कोई मॉन्स्टर या बॉस न मारे। टीम हैरान हो जाती है। वह बताता है कि मार्था बॉर्न पैलेस में वन वे पाथ के साथ एक सीक्रेट पैसेज और टेलीपोर्टेशन पॉइंट है जो एम्बुश के लिए परफेक्ट है और हायन को वही यूज करने को कहता है। एंट्रेंस साधारण दीवार जैसा दिखता है, लेकिन वह बताता है कि पहचानना कैसे है। उसी रास्ते से अनडिटेक्टेड पहुंचकर स्प्लिट हुई अमेरिकन टीम पर हमला करना है। प्रेजेंट में कोरियन टीम एक्सप्लोजन से निकलकर पीछे से अमेरिकन टीम पर अटैक करती है। हयान एक अमेरिकन प्लेयर के सामने उतरती है और सोमन याउब का साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि वॉकर से लड़ते समय उसकी टांगों पर निशाना लगाना है। फ्लैशबैक में हायन सवाल करती है तो योब समझाता है कि स्मॉलर शील्ड लेने से उसका लोअर बॉडी ज्यादा एक्सपोज्ड है और वह अभी पूरी तरह अकस्टम्ड नहीं है। नो कैजुअलिटी का प्रेशर, एम्बुश और एस्पर से सामना अमेरिकन टीम के लिए प्रॉब्लम बनेगा, इसलिए भरोसा रखो और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। प्रेजेंट में हायन अंकल को धन्यवाद देती है। अमेरिकन संभल पाए उससे पहले कोरियन टीम आगे बढ़ती है और हायन को टीम सपोर्ट से पावर मिलती है। एक टीममेट अपनी पावर चैनल करके सीधे उसे ट्रांसफर करता है। वह वॉकर की ओर बढ़ती है, लेकिन वॉकर अटैक रोककर 2 कोरियन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देता है। तभी उसे समझ आता है कि वह टेलीपोर्टेशन से उसे बाईपास कर चुकी है और रियल टारगेट रियर सपोर्ट था जिस पर वह पीछे से हमला करती है। नोटिफिकेशन आता है कि बेक हायो ने 2 एलिमिनेशंस सिक्योर कर ली हैं। वॉकर समझ जाता है कि असली टारगेट रियर सपोर्ट है और वह पलटकर एक और कोरियन प्लेयर को गिरा देता है। तीसरी एलिमिनेशन के बाद वह वैंगार्ड को तुरंत लौटने का आदेश देता है। उस समय स्थिति 3 अमेरिकन बनाम 8 कोरियंस की होती है क्योंकि वैंगार्ड को लौटने में समय लगेगा, लेकिन वॉकर कहता है कि ऐसी टीम आसान शिकार
तैयार है और एक्स से हमला करता है। घूमते हुए वह एक और अपोनेंट को मारता है और चौथी किल लेता है। हाँ, पीछे से उसकी ओर दौड़ती है। वह मुड़कर देखता है लेकिन वह वहां नहीं होती। तभी वह नीचे से प्रकट होकर उसकी टांग पर वार करती। झटके से वॉकर लड़खड़ा जाता है और हयान हट जाती है। वॉकर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अमेरिकन टीम अब भी टिकी रहती है, लेकिन एक प्लेयर सरप्राइज अटैक में गिर जाता है। कोरियन टीम न्यूमेरिकल एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए 7 प्लेयर्स सैक्रिफाइस करके 3 अमेरिकन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देती है। एक कोरियन प्लेयर जमीन पर गिरे वॉकर के पास आता है और वॉकर पूछता है क्या सेम याउप ने उसे ट्रेन किया है। उसकी कॉम्बैट स्टाइल में अचानक बदलाव देखकर वह तलवार उसकी ओर तान देती है। वह उसे घूरते हुए मानता है कि यह वाकई इंप्रेसिव है। भीड़ ने शानदार टर्न अराउंड पर जोरदार चीयर किया क्योंकि स्कोरबोर्ड में दिखा कि कोरियन टीम ने 5 अमेरिकन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया था। बेग चुप रहा, आउटकम देखकर हैरान। शोमन याउप अपनी सीट पर आराम से बैठा। उससे पूछा क्या उसने देखा क्या हुआ और जोड़ा कि वह वॉकर को पकड़ने में मदद करेगा। कमेंटेटर्स कोरियन टीम की अविश्वसनीय अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का सेलिब्रेशन करते हैं। दुर्भाग्यवश मैच अमेरिकन टीम की 2-0 जीत के साथ खत्म हुआ। एक कमेंटेटर कहता है कि अगर कोरियन टीम को रिटर्निंग अमेरिकन ग्रुप का सामना न करना पड़ता तो मैच और इंटरेस्टिंग होता। वॉकर स्कोरबोर्ड देखकर कोरियन टीम के प्रदर्शन पर सोचता है और सेकंड सेट के रिजल्ट्स पर नजर डालता है। कोरियन नेशनल टीम ने मजबूत अमेरिकन टीम का सामना किया लेकिन 5 एलिमिनेशंस हासिल किए। कमेंटेटर्स अग्री करते हैं कि मैच की हाईलाइट कोरियन टीम की सरप्राइज वॉल ब्रेकर थ्रू थी। इस टर्न अराउंड के पीछे ड्राइविंग फोर्स एक स्पेसिफिक प्लेयर थी जिसने टीम के टोटल 5 एलिमिनेशंस में से 4 में योगदान दिया। भीड़ कोरियन टीम के एस बेग हयान के लिए चीयर करती है। XBC स्पोर्ट्स एंकर ओजी कोच बेगजो का इंटरव्यू लेने आती है और पूछती है कि मैच पर उनके विचार क्या हैं, नोटिंग कि नेशनल टीम ने यूजुअल से अलग साइड दिखाया। वह जवाब देते हैं कि उनकी हार के बावजूद यह टीम के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस और मोटिवेटर था। रिपोर्टर फिर पूछती है कि उन्होंने सेकंड सेट में सीक्रेट पैसेज का मेमोरेबल स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस किया। बेगजो मानते हैं कि यह इंप्रेसिव स्ट्रैटेजी थी क्योंकि डंजन में सिर्फ 1 पाथ था। वह एक तरफ देखता है और सच बताता है कि टीम को सेकंड सेट स्ट्रैटेजी में मदद में। सेमेन याउप दूर से इंटरव्यू ऑब्जर्व करता है और बायक जहो की उसे कॉन्विंस करने की कोशिशों पर ग्रम्बल करता है। उसे पता चलता है कोच अभी भी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए पर्सुएड करने की कोशिश कर रहा है। बकायो इंटरव्यू देती है। रिपोर्टर उसकी प्रेस करती है और पूछती है ट्रेनिंग के बारे में। वह जवाब देती है कि अंकल ने उसे बहुत ट्रेन किया और उसने उनकी रिकमेंडेशन पर पोजीशन चेंज की। स्योमोमन याउप सीन देखता है, फ्रस्ट्रेटेड होकर साय करता है कि फादर और डॉटर दोनों उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन वह कंक्लूड करता है कि मैटर सच है। पाक गिनतई पास आकर कमेंट करता है कि वह एम्बेरेस्ड होने पर अभी भी अननॉयड होता है। सेमेन याउप इंटरव्यू एरिया की ओर इशारा करता है और पूछता है एसोसिएशन प्रेसिडेंट क्यों नहीं है। पाक जेन जवाब देता है कि दूसरों को हैंडल करने देना बेटर है। सोम याउप पूछता है अब वह क्या चाहता है। पाक जेंट कहता है वह नॉस्टैल्जिया के लिए आया क्योंकि कुछ ही लोग इंक्लूडिंग दोनों सीक्रेट पैसेज के बारे में जानते थे। सोमन योप मानता है कि उसने सेकंड सेट स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी लेकिन स्पोर्ट्स मैच में सीक्रेट पैसेज यूज करना लो लगा। उसने एक्सप्लेन किया कि खेलने के लिए फोर्स होने से बचने के लिए उसने गोरिल्ला अटैक की बजाय ट्रस्टेड मेथड यूज किया। प्रेसिडेंट कमेंट करता है कि उसने सुना सोमोप ने हो को ट्रेन किया और उसने टैलेंट पाया, लेकिन सायोप कहता है यह कोई नई बात नहीं है। वह खड़ा होकर कहता है कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी एक्शन में देखकर एंजॉय किया और टैलेंट बहुत प्रेशियस है, वेस्ट करने के लिए नहीं। सेमेन याउप अग्री करता है कि वह सच में इनक्रेडिबल है। पाक गिनते पूछता है कि वह इस टैलेंट का और उपयोग करने के बारे में क्या सोचता है। सेमेन योप पूछता है वह किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि उसने बेट जीत लिया, लेकिन प्रेसिडेंट आखिरी रिक्वेस्ट करता है और वादा करता है कि अगर वह रिफ्यूज करे तो कभी परेशान नहीं करेगा। वह बताता है कि कोरियन प्रोफेशनल बैटलग्राउंड लीग सीजन जल्द शुरू होने वाला है। सोम योप पूछता है क्या वह उसे प्रोफेशनल लीग एथलीट चाहता है। पाक जिनथाई डिनाई करता है, कहता है वह इतना अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं करेगा। वह एक्सप्लेन करता है कि लीग स्टार्ट से पहले फेमस प्लेयर्स के साथ चैरिटी मैच करना चाहता है और चाहता है सेमेन याउप पार्टिसिपेट करे। वह एक्सपेक्ट करता है कि सायोमन याउप प्रपोजल रिफ्यूज करेगा, लेकिन सोम याउप कहता है वह सोचेगा। पाक जेंट को सरप्राइज होता है क्योंकि सायोमन याउप हमेशा रिफ्यूज करता है जो वह नहीं करना चाहता, लेकिन वह कंक्लूड करता है कि यह कोई मेजर बात नहीं है।
सोमन योप एक्सप्लेन करता है कि हयान को खेलते देखकर क्यूरियोसिटी हुई। टीवी शोज एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन रियल बैटल्स अलग हैं, और क्योंकि डंजन्स अब नहीं है, यह ही एकमात्र जगह है जहां वह फाइट कर सकता है। पाक जिंताई एक्साइटेड होकर उसका हेयर रफल्स करता है और कहता है, दैट्स द स्पिरिट। वह अपने फोन में दिखाता है कि रैंक अ मैच फुटेज ने 1 घंटे में 10 मिलियन व्यूज पार कर ली। वीडियो में 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज और कमेंट्स हैं, जो कोरियन टीम हायो और सेमेन याउप के परफॉर्मेंस की प्रेस कर रहे हैं। सियोमन याउप अननॉयड होकर कहता है, काम डाउन, और दूर चला जाता है। कमेंटिंग करता है प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ पर, जो एक्साइटमेंट के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन सायोमोमन याप करेक्ट करता है कि उसने अभी पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं किया है। पाक जिंताई फिर से चीयर करता है, कहता है कि अमेजिंग है कि वह इवन कंसिडर कर रहा है। सेमेन याउप सवाल करता है कि प्रोफेशनल लीग शुरू होने वाली नहीं है क्या? उसे चैरिटी मैच लीग स्टार्ट के इतने करीब रखना सस्पिशियस लगता है, और पाक जेंट रियलाइज करता है कि उसने प्लान समझ लिया है। सेमेन याउप फिर कहता है कि अगर वह चैरिटी मैच में पार्टिसिपेट करेगा तो कंडीशंस। पाक गिनते उसे देखता है, रेडी उसकी डिमांड्स सुनने के लिए। एसोसिएशन प्रेसिडेंट वादा करता है कि अगर वह चैरिटी मैच खेलेगा तो उसे जो चाहे देगा। मुस्कुराते हुए सायोमन या प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। ट्रेनिंग एरिया में बेक जो स्वॉर्ड हाथ में लेकर आता है और सियोमन याउप की ओर बढ़ता है, जो स्पीयर अपने शोल्डर्स पर लिए इंतजार कर रहा है। वह पूछता है, क्या हो रहा है? सेमेन योप एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने उसकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट की, उसने चैरिटी मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री किया। वह आगे कहता है कि उसे जिंदगी में सेकंड चांस मिला और वह इसे टीवी देखते हुए बिताने का प्लान बना रहा था। बेक जहां उसके पास आता है, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा डिसाइड किया है, वह कम से कम थोड़ी तैयारी करना चाहता है। सोम याउप नेशनल टीम के ट्रेनिंग पर क्रिटिसाइज करता है और बेक जहां अपोलोजाइज करता है कि उन्होंने पुअरली ट्रेन किया। कोच सवाल करता है कि उसे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि अच्छा है कि सोम याप फिर से खेलना चाहता है। लेकिन सोम याप जवाब देता है कि वह अकेला सफर नहीं कर सकता और हायोन के अलावा कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं है। वह बाइक जहो से कहता है, लीव हिम अलोन, क्योंकि लास्ट फाइट 17 साल पहले थी। सोमो प्रियश्योर करता है, प्रॉमिसिंग उसे ट्रेन करेगा जब तक वह बैक इन शेप न हो। रिलक्टेंटली भी बाइक जहो उसके कॉन्फिडेंट वर्ड्स सुनता है। सी याउप स्कैनर आइज एक्टिवेट करता है और बक जहो की एट्रीब्यूट्स एनालाइज करता है। वह कंक्लूड करता है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग के बावजूद उसे अपनी स्टेटस रिगेन करना आसान होगा। मुस्कुराते हुए सोमोप वॉर्न करता है कि कल से वह उसे हेलिश ट्रेनिंग में डाल देगा। बेक जे समझता है कि वह डूम्ड है। फिर एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि प्रेसिडेंट के सामने याप ने 2 शर्तें रखी थी। पहली, चैरिटी मैच में वो हायन की उसी टीम में खेलेगा, और दूसरी, हेड कोच भी उस मैच में हिस्सा लेगा। प्रेसिडेंट तुरंत हिसाब लगा लेता है कि अगर पहले के साथ हीरो में से सिर्फ 2 भी मैदान में उतर गए तो स्पॉन्सर्स अपने आप लाइन लगाकर आ जाएंगे। वो तुरंत एक कॉल करता है और कुछ ही पलों में ये खबर फैल जाती है कि दोनों दिग्गज चैरिटी गेम में खेलने वाले हैं। ट्रेनिंग के दौरान हीरो अपने दोस्त को याद दिलाता है कि उसकी बेकार सी टेक्निक तभी काम करेगी जब वो अपने प्रतिद्वंद्वी से थोड़ा तेज होगा। डांट खाने के बाद जहो कहता है कि वो और तेज बनने की कोशिश करेगा और पूरी तरह ध्यान लगाकर तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन हीरो फिर भी अपनी शील्ड से उसका वार रोक देता है। पीछे छलांग लगाकर जहो पूछता है कि उसने कैसा किया, तो हीरो बस इतना कहता है कि ठीक था। ये सुनकर हेड कोच हंस पड़ता है और कहता है कि अब उस पर थोड़ा रहम करे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। जैसे ही वो बहाने बनाने लगता है, हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि पहले के मुकाबले तो ये शायद सिर्फ वार्म अप ही माना जाता। इसके अलावा उसे बाद में एक शो भी देखना है, इसलिए अभी वो लोग कोई ब्रेक नहीं ले सकते। उसका दोस्त शिकायत करता रहता है और कहता है कि वैसे भी वो अपना शो नहीं देख पाएगा क्योंकि उसे कहीं जाना है। उनका ठिकाना कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन की विशाल इमारत होती है। वहां टेक्निकल टीम मैनेजर वायु हुनु उनका स्वागत करता है और पुष्टि करता है कि हीरो अवतार टेस्ट के लिए आया है। फिर वो वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन के मिस्टर ब्राउन टैनर से मिलवाता है, जो इन टेस्ट की निगरानी करेंगे। टेस्ट शुरू होने से पहले हीरो पूछता है कि जब वो पहले ही वॉकर से लड़ चुका है तो फिर इन अतिरिक्त टेस्ट की क्या जरूरत है। मैनेजर समझाता है कि पहले उसने एथलेटिक एबिलिटी वाला चरण छोड़कर सीधे अपना अवतार बना लिया था, इसलिए अवतार को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसकी फिजिकल एबिलिटी का पूरा डेटा जरूरी है। ये सिस्टम खिलाड़ी के पूरे शारीरिक ढांचे को स्कैन करके
उसे अवतार में उसी तरह दिखाता है। इतना ही नहीं, ये उन एस्पर पावर्स को भी सामने ला सकता है जिनके बारे में खुद यूजर को भी अभी तक पता न हो। मैनेजर बताता है कि बैटलफील्ड सिस्टम के अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं और इसे किसी खास इंसान की एस क्लास एबिलिटी के आधार पर बनाया गया था। ये सुनकर हमारे लड़के को अजीब लगता है और वो शक जताता है कि शायद वो लोग बोरोअर्स हैं। वो तो यहां तक पूछ लेता है कि क्या वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन भी बोरोअर्स के सहारे चल रही है, लेकिन वो आदमी तुरंत इससे इनकार कर देता है। यह फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद उनके पीछे जाएगा। ये सुनते ही उसका दोस्त तुरंत उसे मेजरमेंट्स के लिए ले जाता है। नए कमरे में पहुंचकर वो बताता है कि सबसे पहले स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ऑरा लेवल मापा जाएगा। सही नतीजे पाने और अवतार के साथ सबसे बेहतर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हीरो को पूरी ताकत लगानी होगी। पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का होता है। हमारा लड़का मशीन के पास जाता है, उसे पूरी ताकत से पकड़कर खींचता है, लेकिन लीवर उसके हाथ से फिसल जाता है और मशीन डेटा रिकॉर्ड कर लेती है। स्क्रीन पर 813 आता है और उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहा जाता है। अगली कोशिशों में भी उसका स्कोर 819 और 817 के बीच ही रहता है। डेटा देखकर वो बताता है कि ये लगभग 79 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के बराबर है। ये देखकर परीक्षक थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि हीरो के हिसाब से उसकी ताकत औसत लग रही थी। अगला टेस्ट एजिलिटी का होता है, जिसमें उसे कमरे की दोनों दीवारों पर लगे 2 स्विचों को बारी बारी से तब तक दबाना होता है जब तक अलार्म न बज जाए। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, हमारा लड़का पूरी एकाग्रता के साथ बिजली की रफ्तार से इधर उधर भागते हुए स्विच दबाने लगता है। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे टैंक समझ लिया था। टेस्ट खत्म होने पर उसका स्कोर 963 आता है। यह आराम से कहता है कि अगर वो थोड़ा और जोर लगाए तो 970 पार कर सकता है और फिर से कोशिश करता है। दूसरी कोशिश के बाद स्क्रीन पर 971 चमकता है और वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। हीरो उनसे पूछता है कि सबसे ऊंचा रिकॉर्ड कितना है। मैनेजर बताता है कि उनकी टीम के एक सदस्य ने 107 का स्कोर बनाया था। हीरो तुरंत समझ जाता है कि वो नैथन होगा। वो बताता है कि चैरिटी मैच में हिस्सा लेने का फैसला करने के बाद उसके दोस्त ने उसे नैथन की वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर उसे जिज्ञासा हुई क्योंकि नैथन की रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि वह अपने चरम पर मौजूद जेजों को भी टक्कर दे सकता था। अपनी उंगलियों की गांठें चटकाते हुए हमारा लड़का एक और कोशिश करने का फैसला करता है। इस बार उसका लक्ष्य 975 होता है। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर गहरी एकाग्रता में चला जाता है और अजीब तरह से उसे महसूस होता है जैसे वो फिर से अपने प्राइम फॉर्म में लौट आया हो। टेस्ट शुरू होते ही उसकी आंखें चमक उठती है। वो पहला स्विच दबाता है और फिर बिजली जैसी रफ्तार से एक के बाद एक सभी टारगेट्स के बीच दौड़ने लगता है। दर्शक महसूस करते हैं कि इस बार वो पहले से भी तेज है। जैसे ही माप खत्म होता है, वो अचानक रुक जाता है और तेज तेज सांस लेने लगता है। परीक्षक स्कोर देखकर चौंक जाता है और मैनेजर भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। सांस संभालते हुए याओ पूछता है कि इस बार कैसा रहा, क्योंकि उसे सच में लगा कि वो पहले से तेज था। तभी स्क्रीन पर 107 चमक उठता है, बिल्कुल नैथन के रिकॉर्ड के बराबर, जिसे दुनिया का सबसे तेज एस्पर माना जाता है। हीरो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी एजिलिटी 97 है, जो नैथन और जे के चरम स्तर से थोड़ी कम है। फिर भी उसने वही स्कोर हासिल कर लिया। उसे एहसास होता है कि उस पल उसने अपनी ही सीमाओं को पार कर लिया था। ये समझते ही वो तुरंत स्ट्रेंथ टेस्ट दोबारा करवाने की मांग करता है क्योंकि उसे एक बात की पुष्टि करनी है। इस बार भी वही तरीका अपनाते हुए वो लीवर को पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है। एक बार फिर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बार स्कोर 890 आता है, जो पहले से काफी ज्यादा था। जब उससे पूछा जाता है कि क्या अब जाकर उसका शरीर पूरी तरह वार्म अप हुआ है, तो वो बस इतना कहता है कि इस बार उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित था। लेकिन मन ही मन अपने हाथ को देखते हुए वो सोचता है कि क्या वो सच में पहले से ताकतवर हो गया है। फिर वो अपनी स्कैनर आइज चालू करके दोबारा जांच करता है, लेकिन उसकी एबिलिटीज में कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर भी कुछ अलग महसूस हो रहा था।
ये एहसास उसे जाना पहचाना लगता है और उसे याद आता है कि आखिरी बार जब वो डंजन में अकेला मौत का सामना कर रहा था, तब भी उसने बिल्कुल यही महसूस किया था। उसे समझ आता है कि मौत के सामने खड़े होकर उसने इंसानी हदों से परे फोकस हासिल कर लिया था। उसकी मानसिक एकाग्रता इंसानी सीमाओं से आगे निकल गई थी और उसी वजह से उसकी बाकी सारी एबिलिटीज भी बढ़ गई थी। हीरो इस नतीजे पर पहुंचता है कि असली राज शायद यही फोकस है, लेकिन ये सोचकर उसे थोड़ा अफसोस भी होता है क्योंकि उसके पास लड़ने की कोई खास वजह नहीं है। अपनी ताकत लगातार बढ़ती देखकर वो सोचने लगता है कि क्या ये सब उसे फिर से बैटलफील्ड की ओर धकेल रहा है। इसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है कि ऑरा लेवल टेस्ट शुरू हो जाता है और उससे कहा जाता है कि सामने रखी संगमरमर की एक गोल स्फीयर को ध्यान से देखे।